तो भाई ये सैमसंग M47 आता है 26,000 रुपए का, और ये A27 सैमसंग का ही आता है 32,000 रुपए का। लेकिन दोनों में एग्जैक्ट सेम कैमरा, एग्जैक्ट सेम प्रोसेसर, LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज और सेम डिस्प्ले है। तो इस 6,000 रुपए के प्राइस डिफरेंस का रीजन क्या है, ये पता करने के लिए हमने भाई दोनों फोन्स को मंगा लिया, फिर दोनों का परीक्षण किया, टेस्ट किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। तो जो परिणाम आए ना वो बड़े आश्चर्यचकित करने वाले थे। इवन इन दोनों फोन्स के कैमरा में ना मुझे दो चीजें बहुत अजीब लगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। परंतु जैसे अभी हम डिजाइन की बात करते हैं ना, दोनों फोन्स भाई एग्जैक्ट सेम लगते हैं, पीछे से भी आगे से भी, कद काठी लंबाई चौड़ाई सब कुछ समान है। और यदि दोनों फोन्स के कलर को सेम कर दिया जाए ना तो आप पहचान भी नहीं पाओगे कि कौन सा वाला कौन सा है। हाँ, यहाँ पे एक बड़ा अंतर है, देखिए प्लास्टिक फ्रेम दोनों में है, परंतु M47 में ना प्लास्टिक का बैग भी है, वहीं A27 में बैग जो है वो ग्लास का है। बाकी भाई सब कुछ एकदम आइडेंटिकल है, थिकनेस भी सेम है, दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग नहीं मिलती है, IP64 की रेटिंग है। इवन दोनों के वेट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जबकि M47 में ना 1000 mAh बैटरी ज्यादा मिलती है। बाकी एक दो चीजें अच्छी हैं, जैसे कि गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिलती है फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन्स में, और ये वाला ग्लास ना इस प्राइस पे जैसे गोरिल्ला ग्लास 7i ये सब मिलते हैं उनसे काफी बेटर है स्क्रैच के मामले में, स्क्रैच मतलब कम लगते हैं इस पे। और एक चीज, दोनों ही फोन्स में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, तो आप माइक्रो SD कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, यदि एंड्रॉयड को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि भाई दोनों में ना डिजाइन बिल्ड में ऐसे कोई डिफरेंस है ही नहीं, 6,000 रुपए वाला कोई गैप यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। परंतु डिस्प्ले डिपार्टमेंट में ना भाई दोनों स्मार्टफोन्स काफी स्ट्रांग है, हालांकि एक कमी वहां पे मुझे लगी। जैसे देखिए यहाँ पे एक्जैक्टली सेम 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिलती है दोनों स्मार्टफोन्स में। कलर्स एंड ऑल ना बहुत सिमिलर है, मतलब सेम ही बोल दीजिए आप। और M47 के लिए सैमसंग ने 1400 निट्स की HBM ब्राइटनेस बताई है, हालांकि A27 में ऐसी कोई रेटिंग मेंशन नहीं है, बट जब हम आउटडोर्स में ले गए ना टेस्ट करने तो दोनों की जो ब्राइटनेस है वो एग्जैक्ट सेम है, और ब्राइटनेस अच्छी है, एकदम हार्श लाइटिंग में भी देखते हैं तो चीजें एकदम क्लियर दिखती हैं। बाकी मीडिया व्यूइंग में भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स में भी फुल HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। हाँ, HDR डॉल्बी विजन वो सब सपोर्ट नहीं मिलता है। परंतु एक चीज जो मुझे अजीब लगी थी डिस्प्ले में, दोनों में एमोलेड डिस्प्ले है परंतु ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके अलावा जो बेजल्स आप देख रहे हैं ये भी थोड़ा सा आपको मोटे दिखेंगे, चिन थोड़ा सा और मोटी है। परंतु हाँ, यदि हम 2026 में जो स्मार्टफोन्स की मार्केट चल रही है, हालत चल रही है रैम स्टोरेज प्राइस हाई की वजह से, उसके आधार पर जज करते हैं ना तो डिस्प्ले स्पेक्स काफ़ी स्ट्रांग है दोनों ही फोन्स की। इनफैक्ट M47 की तो काफ़ी स्ट्रांग बोलूंगा, मतलब 26,000 रुपए के आसपास। हालांकि दोनों ही फोन्स में थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग भी करी गई है, जैसे कि सिंगल स्पीकर मिल जाते हैं, लाउडनेस ठीक ठाक है बट वो ऐसे डुअल स्पीकर्स वाली रिचनेस नहीं मिलती है, हैप्टिक मोटर भी नॉर्मल वाली लगाई गई है। अच्छा है दोनों में एमोलेड डिस्प्ले, परंतु जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो आपको साइड वाला मिलेगा, दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। तो अगेन डिस्प्ले में भी हमने देख लिया कि 6,000 रुपए वाला जो प्राइस गैप है ना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा। परंतु क्या कैमरा में कुछ चीजें बदलेंगी, क्योंकि जो हार्डवेयर है ना वो दोनों फोन्स का एग्जैक्ट सेम है। कैमरा में भी 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद वॉइस, अल्ट्रा वाइड 5 मेगापिक्सल का है दोनों में, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर भी है, और जो फ्रंट कैमरा है ना वो 12 मेगापिक्सल का है। और वीडियोस के पहले ना आप ये फोटोज देखिए, ऐसा लगता है कि दोनों ही फोटोज ना एक ही फोन से कैप्चर करी गई हैं, सिर्फ यहाँ पे वाटरमार्क का डिफरेंस आपको दिखेगा। कलर्स, डिटेल्स सब कुछ सिमिलर हैं। डिटेल्स डे लाइटिंग कंडीशंस में ठीक ठाक मैनेज करते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी मतलब ठीक ठाक रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। डायनेमिक रेंज स्पेशली अच्छी है मेन कैमरा की दोनों में, हालांकि पोर्ट्रेट इमेज में थोड़ा बहुत एज रिडक्शन का ऊपर नीचे होता है। तो मेन कैमरा ओवरऑल वही सैमसंग की प्रोसेसिंग को फॉलो करता है, अच्छी वाइब्रेंट इमेज आपको क्लिक करके दे देगा। हाँ, पोर्ट्रेट मोड में 2x जूम वाला जो विकल्प होता है ना वो अनुपस्थित है दोनों ही फोन्स में। बाकी अल्ट्रा वाइड भाई अब 5 मेगापिक्सल का मिल रहा है, डिटेल्स की उम्मीद भी आप नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। बाकी हाँ, ये सेल्फी इमेज देखिए, अगेन यहाँ पे भी स्किन टोन्स, कलर्स बहुत सिमिलर हैं, और ये फ्रंट कैमरा जो है ना ये भी स्किन टोन्स अच्छी मैनेज करता है। डिटेल्स थोड़ा सा कम लगेंगी मे बी आपको कभी कभी, परंतु हाँ डे लाइटिंग, अच्छी लाइटिंग कंडीशंस में आप सेल्फी इमेज क्लिक करेंगे तो निराश नहीं करेगा फोन। हाँ, लो लाइट में जो सेल्फी कैमरा है उससे भी क्लिक करी इमेज, मेन कैमरा से भी क्लिक करी, यहाँ पे रिजल्ट्स ना ये काफ़ी सॉफ्ट कर देता है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी दोनों फोन्स में सेम मिलती है, मेन कैमरा से आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बात मुझे अजीब लगी, जो 4K 30 FPS में आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना वो स्टेबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेबलाइजेशन का विकल्प नहीं दिया है, EIS वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हालांकि वीडियोज़ में कलर्स हो गए, स्किन टोन्स हो गई, वो सब काफ़ी बढ़िया मैनेज करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टेबलाइजेशन आपको नहीं मिलेगी। हाँ, फ्रंट कैमरा की बात करें, अगेन यहाँ पे स्किन टोन्स अच्छी हैं, डिटेल्स आपको कम मिलेंगी, क्योंकि 4K का विकल्प नहीं है फ्रंट कैमरा में। ये 25-30 हज़ार रुपये के फ़ोन हैं।
हमने सैमसंग M35 यूज़ किया है, M36 यूज़ किया हुआ है, उनमें फ्रंट कैमरा से भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते थे हम 4K रेजोल्यूशन पे, परंतु इन दोनों फ़ोन्स में ये विकल्प नहीं मिलता है। तो भाई कैमरा टेस्टिंग के पश्चात भी हम बोल सकते हैं कि जो 6,000 रुपये का प्राइस गैप है वो जस्टिफाइड नहीं है अभी। परंतु परफॉर्मेंस का क्या, क्योंकि दोनों ही फोन्स में एग्जैक्ट सेम चिपसेट है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 मिलता है दोनों में। और जिनको नहीं पता ये बताना चाहूँगा कि ये चिपसेट जो है ना ये सैमसंग के प्रोसेस पे ही बेस्ड है, और इस चिपसेट की जो परफॉर्मेंस है वो Exynos 1380 से थोड़ा ऊपर की आती है। हालांकि सैमसंग ने एक अच्छी चीज़ करी है, दोनों ही फोन्स में ना UFS 3.1 की फास्ट स्टोरेज और LPDDR5X रैम दी है। तो तकनीकी रूप से देखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन जो है ना अभी के हिसाब से ठीक है। इनफैक्ट दोनों के बेंचमार्क स्कोर्स देखेंगे ना तो वो भी आपको बहुत सिमिलर लगेंगे, यहाँ पे सेम नहीं लगेंगे। A27 में ज़्यादा स्कोर दिख रहा होगा, परंतु वो इसलिए क्योंकि A27 का हमारे पास 8GB रैम वेरिएंट है और M47 6GB वाला है। हालांकि बेंचमार्क स्कोर्स से थोड़ा हटके यदि हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस की बात करें ना तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन की कमी लगी। दोनों ही फोन्स नॉर्मल यूसेस में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में ना थोड़ा जिटरी फील देते हैं, लाइक एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है जो कि होना चाहिए। तो ये मुझे ऑप्टिमाइजेशन की थोड़ा सा कमी लग रही है, क्योंकि चिपसेट रैम और स्टोरेज का जो कॉम्बिनेशन है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छे चलने चाहिए फ़ोन्स। और ऐसा इसलिए भी मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने Exynos 1380 चिपसेट वाले कई फ़ोन्स टेस्ट किए हुए हैं सैमसंग के, वो ठीक चलते हैं, रेगुलर यूसेस में ना अच्छा परफॉर्म करते हैं वो। बाकी गेमिंग की बात करें तो पहली बात दोनों ही ना एकदम से गेमिंग वाली ऑडियंस को टारगेट नहीं करते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग चिपसेट नहीं है इसमें। परंतु हाँ BGMI में 60 FPS अनलॉक्ड है और FPS स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मेंटेन करते हैं दोनों। और गेमिंग के दौरान या रेगुलर यूसेस में ये दोनों फोन्स ऐसे ओवरहीट होते हुए भी नहीं दिखे अभी तक। तो भाई पुनः कहना चाहूँगा 6,000 का प्राइस डिफरेंस आपको यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इवन जो नेटवर्क परफॉर्मेंस है ना वो भी सेम ही है, लाइक 5G बैंड्स हो गए, NFC का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई ब्लूटूथ वो सब कुछ सेम मिलता है। NFC है तो आप सैमसंग वॉलेट का यूज़ कर सकते हैं, टैप एंड पे कर सकते हैं, तो ये सारे अच्छे फीचर्स मिलते हैं दोनों फोन्स में। परंतु दोनों फोन्स के सॉफ्टवेयर में ना हमें एक छोटी सी मिस्ट्री देखने को मिली। देखिए दोनों One UI 8.5 पे चल रहे हैं, Android 16 पे बेस्ड हैं, 6 साल के लंबे सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स मिलेंगे दोनों ही फोन्स को, ये बहुत अच्छी बात है। और जिन्होंने सैमसंग का One UI यूज़ किया है पता ही होगा कि भाई कस्टमाइजेशन के कितने सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। यहाँ पे आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्विक टॉगल मेन्यू पूरी तरह से रीडिज़ाइन कर सकते हैं, साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इनफैक्ट दोनों ही फोन्स में AI कॉल ट्रांसक्राइब वाला फीचर भी है, ये काफ़ी बढ़िया फीचर है। बाकी सैमसंग का मोड्स एंड रूटीन्स कितना पावरफुल है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, वो अवश्य देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। बहुत पावरफुल रूटीन मैंने शेयर करी है उसमें। बाकी AI इरेज, साइकिल टू सर्च, ये सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं। वॉइस फोकस भी मिल जाता है, डायरेक्ट वॉइस मेल भी है, ये सारे फीचर्स मिलेंगे आपको सेम। तो ऐसे दोनों सॉफ्टवेयर में भी ऐसे कोई अंतर हमें समझ में नहीं आया यूज़ करने में, टेस्ट करने में। परंतु एक बुद्धि ना हमसे अभी तक नहीं सुलझी है। जब ये M47 आया था ना पहले मेरे पास, तो हमने चेक किया था तो इसमें गुडलॉक ऐप का सपोर्ट था। गुडलॉक ऐप इसमें ऑफिशियली इंस्टॉल हो रहा है, मतलब प्ले स्टोर से। परंतु जब हमने उसको ओपन किया ना तो उसमें मात्र एक मॉड्यूल दिख रहा था। तो ऐसे कस्टमाइजेशन वाले जो बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं ना उनका सपोर्ट नहीं है। तो हमें लगा कि हो सकता है सैमसंग इसमें सपोर्ट दे बाद में या फिर ना दे, जो भी है। परंतु जब ये A सीरीज का फ़ोन आया ना तो इसमें हमने गुडलॉक इंस्टॉल किया, इसकी भी कहानी सेम है, इसमें भी एक ही मॉड्यूल का सपोर्ट है। जबकि A सीरीज में आपने देखा होगा कि गुडलॉक का प्रॉपर सपोर्ट आता है। तो ठीक है, यहाँ भी 6,000 रुपये वाला कोई अंतर नहीं है। बैटरी की बात करते हैं, बहुत रोचक है ये। जो ये सस्ता वाला है ना M47, इसमें 6,000 mAh की बैटरी मिलती है, 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है इसमें। और ये जो महंगा वाला है A27, इसमें 5,000 mAh की बैटरी है और ये 25 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। दोनों में अडाप्टर आपको अलग से परचेस करने पड़ेंगे। तो सैमसंग के जो ओरिजिनल 45 वोट 25 वोट अडाप्टर्स हैं उनको मैंने यहाँ पे टैग किया हुआ है, आप क्लिक करके परचेस कर सकते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं। और जितना हमने अभी तक टेस्ट किया है M47 की बैटरी ना डेफिनेटली बेटर चल रही है A27 से। तो यहाँ पे A27 6,000 रुपये से भी थोड़ा और माइनस में चला गया। परंतु यदि हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो इस बात को हम एकदम से अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि सैमसंग की ये सीरीज़ मोस्टली ऑफलाइन सेंट्रिक होती है। ऑफलाइन में ये फ़ोन्स ज़्यादा बिकते हैं, है ना, वहाँ पे मार्जिन एंड ऑल ज़्यादा देना पड़ता है ना डीलर्स एंड ऑल को। तो इस फैक्टर के अलावा इसमें ग्लास बैक है, ये सेकंड फैक्टर है जिसकी वजह से इसमें 6,000 रुपये ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। अदरवाइज़ आज के टाइम पे अगर 2026 के लॉन्चेस की बात करें तो M47 जो स्मार्टफोन है ना ये काफ़ी बढ़िया प्राइस पे लॉन्च हुआ है। फीचर्स स्पेक्स काफ़ी बढ़िया हैं इसकी। हाँ, वही UI ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा इसका हो जाए ना तो ये काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है। अभी जो नए लॉन्चेस हुए हैं उसके आधार पर बता रहा हूँ। हालांकि यदि आपको 25,000 रुपये के आसपास ही सैमसंग का M56 मिल जाए, आपको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए,
तो आई थिंक M56 अभी भी M47 से बेटर प्रोडक्ट है। लाइक उसके कैमरा बेटर मिल जाएंगे आपको, उसमें 4K रिकॉर्डिंग फ्रंट में भी मिल जाती है, रियर में भी मिल जाती है। हालांकि सिंगल स्पीकर उसमें भी है, डिस्प्ले उसमें भी एमोलेड मिलती है। हाँ बस एक चीज़ है, उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। बाकी मुख्य प्रश्न पे आते हैं, तो क्या आपको 6000 रुपये ज़्यादा दे के A27 लेना चाहिए? अगर आप ऑफलाइन बाय नहीं कर रहे हैं फ़ोन, आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो मेरे हिसाब से M56 ज़्यादा बेटर प्रोडक्ट है आपके लिए, क्योंकि ग्लास बैग के अलावा आपको सब कुछ सेम मिल रहा है कम प्राइस में, वो भी बेटर बैटरी और चार्जिंग के साथ। बाकी आपके कुछ प्रश्न हो तो आप भाई कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।